आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग से मैं कंप्लीटली इको का सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? जिसमें से पहले मैं आप लोगों को सभी को नेशनल इनकम से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी सर्कुलर फ्लो मैं लास्ट में एक टच दे दूंगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑलरेडी मैंने करवाया है, लीकेज इंजेक्शन सारी चीज़ें। और जिसको नहीं करवाया उसके लिए मैं बता दूंगा क्या करना है उसको। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने, जब हमारी इको का जो भी स्टार्ट होता है नेशनल इनकम का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी से। डोमेस्टिक टेरिटरी आप सभी को सर पता। कौन? सर मैं प्रियश्री। अ, सर अगर आप सेकंड चैप्टर ही पढ़ाएंगे क्या? मतलब हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर मनी बैंकिंग तक जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, फिर ये सारी चीजें करेंगे। बताइए। नहीं सर, ये चैप्टर मेरे अभी कोर्स में नहीं है ना। अच्छा, तो अभी आपका इंडियन डेवलपमेंट है ना, तो अभी हम लोग इंडियन डेवलपमेंट में भी जाएंगे। इसको सुन लीजिए, बाकी लोगों के लिए है ना कोर्स में। सो इसको सुनिए अभी आप, फिर हम लोग इंडियन डेवलपमेंट पे भी डिस्कस करेंगे काफी कुछ। ठीक है। उससे आपकी हेल्प हो जाएगी परसों वाले एग्जामिनेशन में आपके। चलिए, किसी और को भी कुछ कहना है? सायरा, रिया, प्राची, नो सर। नो सर। रिधिमा, किसी को कुछ कहना है? नहीं। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बीच में कोई भी बोलना नहीं। आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और लास्ट में पूछ लेना। ठीक है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कुछ अगर कोई बीच में बोलना चाहेगा तो वो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है। हैंड रेस का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमने पढ़ा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब है, रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब जो वो चीजें, म्यूट कर लीजिए किसका ऑन है, सायरा म्यूट करिए। हाँ, वो चीजें जो हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, उसको हम रिलेटेड एग्रीगेट्स बोलते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब है कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो नेशनल इनकम को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम क्या पढ़ते हैं? सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका एक और नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी। स्क्रीन सभी को दिख रही है प्रॉपरली? यस सर। यस सर। बस सर। ओके, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, मेरा घर, डोमेस्टिक का मतलब मेरा घर, टेरिटरी का मतलब अधिकार। ठीक है। कहाँ पे मेरा अधिकार है, दैट इज व्हाट, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है। इसका मतलब होता है बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जब भी हम लोग, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। अगर कोई भी व्हीकल, कोई भी चीजें जो हमारी है, जो दो लोगों के, जो अदर टूल दो लोगों के बीच में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे वहाँ का प्लेन है जो जो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में चल रहा है। ठीक है। तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि हमने उनको उधार दे रखा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो उधार दे दिया तो वो रख लेंगे, है ना। ये चीजें ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो मैंने बताया है एम्बेसीज इंक्लूड नहीं होती हैं। रिधमा, सॉरी सायरा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, एम्बेसीज कैसे इंक्लूड नहीं होती है, जरा बताइए। सर क्योंकि वो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे यहाँ लोकेटेड रहती है, सो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, यहाँ की नहीं होती है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कि भाई एम्बेसीज क्या होती हैं? दूसरे देशों के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं दूसरे देशों के, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हेड क्वार्टर है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनका हेड क्वार्टर है, फॉर एग्जांपल। ठीक है।
ये जो हेडक्वार्टर है ना, उस पे हक पाकिस्तान का है, भले ही वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है, बस उस जगह पे जहाँ पे वो बिल्डिंग है वहाँ पे हक किसका होगा, पाकिस्तान का होगा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। इसी तरह पाकिस्तान में इंडिया का हेड ऑफिस है, उस पे हक इंडिया का होगा, वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा कॉन्सेप्ट है। बेसिक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है। नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए किसी कंट्री में रहता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि वो वहीं कमाए, वहीं खाए, वहीं अर्न करे और वहीं पे एक्सपेंडिचर करे, वो कहलाता है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ एनी कंट्री। हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस है किसी भी कंट्री के। लेकिन अगर हम लोग लंदन में घूमने जाऊंगा फॉर एग्जांपल नवंबर में, तो मैं वहां पे क्या होऊंगा, मैं वहां के लिए टूरिस्ट होऊंगा। आई विल बी नॉट दिस नॉर्मल रेसिडेंस फॉर इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप दो तरीके से मिलती है, या तो वहां पे आप पैदाइश लें या किसी लीगल प्रोविजन, उस कंट्री का लीगल प्रोविजन मतलब कानूनी तौर से। ठीक है। मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब मेहनत की कमाई होती है। ये नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम बिना मेहनत की कमाई होती है। जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो ट्रांसफर इनकम, चोरी, ये सब चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ठीक है। आपको मैंने पहले बता रखा है, ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ओल्ड एज पेंशन और स्कॉलरशिप, इसकी जगह पे आप थेफ्ट लिख सकते हो। ठीक है। या लॉटरी नहीं, लॉटरी, हाँ लॉटरी भी लिख सकते हो। ठीक है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं हम सभी को पता है। फाइनल गुड्स जो हम फाइनली कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लकड़ी लेके आया जंगल से, मैंने उसको आग लगा दिया, उससे बैठ के अपना हाथ सेक लिया ठंड में, दैट इज फाइनल गुड्स। वो लकड़ी मेरे लिए फाइनल गुड्स है। वही लकड़ी मैं लेके आया, उससे मैंने सोफा बना दिया उस लकड़ी से, तो दैट लकड़ी इज इंटरमीडिएट गुड फॉर मी। इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है रॉ मटेरियल। हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा था, जो आज बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा, यहीं से सब कुछ घूम फिर के आने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है। एग्जामिनेशन में ये कंप्लीट आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। एक क्वेश्चन है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड में हम डिफरेंस कैसे करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड होता है कि आप किस तरह से उस सामान को यूज कर रहे हो, हाउ यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं गया मार्केट में, मैं गया जंगल में, लकड़ी काटा, उस लकड़ी को जला के आग ताप लिया। ठीक है। दैट इज फाइनल गुड मेरे लिए, मैंने फाइनली यूज कर लिया उसको। बट मैं गया जंगल में, लकड़ी काटा, उसको घर लेके आया, उससे मैंने टेबल बना दिया। ठीक है। तो वो जो लकड़ी थी ना जो मैं जंगल से काट के लाया था, दैट इज इंटरमीडिएट गुड फॉर मी, रॉ मटेरियल। ठीक है। सो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस कौन करता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। अगर उस लकड़ी को आप आग जलाने के लिए यूज कर रहे हो दैट इज फाइनल गुड, अगर उस लकड़ी से सोफा बनाओगे दैट इज इंटरमीडिएट गुड। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है जो आप डायरेक्टली यूज करते हो। ठीक है। ब्रेड, शर्ट, फर्नीचर, इसमें 4 टाइप के कंजम्पशन गुड्स आते हैं। इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स आर बोथ सेम थिंग। ठीक है। 4 टाइप की चीजें आती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है कि जिनकी लाइफ स्पैन लंबी चलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो लंबे चलते हैं, जिनकी जीवन लंबा होता है। एक बार टीवी लग जाती है तो 4-5 साल तो चलती है। आज के डेट में नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा चलती थी। पहले तो एक टीवी 15-15 साल चलती थी पहले के जमाने में। इधर 10 सालों में बहुत चेंजेस आया है। हर हर 2 महीने पे कभी कभी टीवी फूट जाती है और उसको चेंज कराना पड़ता है, उससे बड़ी टीवी आ जाती है। ऐसा भी हो सकता है आजकल, हाँ हो रहा है। ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जिनकी लाइफ स्पैन 1 साल तक के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, शूज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, देखिए ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स अपने पे डिपेंड करता है। लाइक जूता मेरा 3 साल हो गया, मैंने बदला नहीं है अभी तक, है ना।
सो ये अपने अपने पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल, बट एज अ नॉर्मल एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल तक आप चला सको, लाइक क्लोथ लिख सकते हो। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो एक बार आपको जल्दी से यूज करना है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, जो बहुत सी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सर्विसेज, सर्विसेज के लिए ऐसा कहा जाता है, मैंने बताया एक स्टेटमेंट आया था बोर्ड्स में कभी, बहुत पहले आया था 2018-17 में आया था, कि वो कौन सा ऐसा गुड है, वो कौन सा ऐसा चीज है जो जब प्रोड्यूस किया जाता है, एग्जैक्टली इंग्लिश में मुझे क्वेश्चन याद नहीं है अभी, बट मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। वो कौन सी चीज है जो जैसे ही प्रोड्यूस की जाती है उसी वक्त कंज्यूम करना है, तो वो सर्विसेज होगा। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, तो आप तुरंत अगर नहीं सुनोगे तो मजा नहीं आएगा, ये आप कंज्यूम नहीं कर पाए इसका मतलब। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी वगैरह, है ना, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ऐसे सामान जो फर्दर फाइनली बन चुके हैं, ऐसे सामान जो फाइनली तैयार है लेकिन उनका काम है फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करना, फॉर एग्जांपल मशीन वगैरह, ठीक है। आप सभी से पूछना चाहेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में? एक एक करके बताइए। No, sir. नो सर। नो सर। नहीं। ग्रॉस वैल्यू आता है नेक्स्ट। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है परचेज्ड वैल्यू, ठीक है। परचेज्ड वैल्यू का मतलब होता है कोई सामान आपने जब लिया था तब की वैल्यू, ठीक है। नेट वैल्यू का मतलब होता है कोई एक्चुअल वैल्यू, आज की डेट के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से उस चीज की क्या वैल्यू है, उसको कहते हैं नेट वैल्यू, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई कुछ कहना चाहता है क्या अनम्यूट करके? इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा और क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब कोई फोन आपने 2 साल पहले लिया था 10,000 रुपए का, आज की डेट में आप उसको बेचने जाओ तो उसका 2,000 रुपए भी नहीं मिलेगा, मतलब मिल सकता है 2,000 रुपीज मान लो उसकी करंट वैल्यू है। नेट वैल्यू का मतलब होता है करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू अभी के टाइम के हिसाब से, ठीक है, करंट या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको 10,000 से जब परचेज किया था तब की वैल्यू, ये पास्ट की वैल्यू, परचेज्ड वैल्यू जिसको कहते हैं, ठीक है। 10,000 से 2,000 पे आना है तो जाहिर सी बात है आपको माइनस करना होगा 8,000, दैट इज ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने उस सामान को इस्तेमाल करते हुए जो उसका वियर एंड टीयर किया है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 4 नाम होते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिक्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। डेप्रिसिएशन का मतलब है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। यूजेस ऑफ टाइम के पास होते होते भी और यूज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, इसको फैक्टर वैल्यू भी कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन मैं फैक्टर कॉस्ट कहना ज्यादा उचित समझता हूँ। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज कितने में बनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस का मतलब कोई चीज कितने में बिकी, सेल्स प्राइस। यहाँ पे जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे और मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो कोई चीज कितने में बनी, फॉर एग्जाम्पल कोई पेन है वो 2 रुपए में बना और मार्केट में 10 रुपए में बिका, तो जाहिर सी बात है ये 8 रुपए प्रॉफिट नहीं होगा। जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है इसमें। ये 8 रुपए टैक्स के फॉर्म में, इसको एनआईटी कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट से हम लोग मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर हमें जाना होगा 2 रुपए से 10 रुपए पे तो 8 रुपए प्लस करेंगे, दैट मीन्स एनआईटी प्लस करेंगे। एनआईटी का फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी,
सब्सिडी का मतलब होता है रिलैक्सेशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। NFIA, एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। NFIA बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका यूज कहाँ पे है। इसका यूज है जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते हैं। ये प्राइस नहीं है, ये इनकम है। बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा, इनकम ही है ना, ये करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे जिसके पास भी नोट्स होगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है इंडिया में रहने वाले लोगों ने इंडिया में रह के पैसा कमाया, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। फॉर एग्जांपल आप लोग के फैमिली मेंबर्स जो इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। अब अगर इस इंडिया के रहने वाले लोग जो बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं और इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरी बातों पे फिर से गौर करिएगा। डोमेस्टिक इनकम होता है एक नेशनल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब इंडिया में रह के लोग पैसा कमा रहे हैं। नेशनल इनकम का मतलब इंडिया में रह के जो लोग पैसा कमा रहे हैं प्लस इंडिया के वो लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, NFIA। इन दोनों को मिला देते हैं हम, तो ये बन जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। सायरा आपने हैंड रेस किया है। यस सर, नेशनल NFI में सर ये इंक्लूड होता है जो फॉरेन में रहते हैं एंड अगर वो वापस नहीं भेज रहे डोमेस्टिक कंट्री में, सो जो वो अपने पास रखते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा ना? नहीं, वो नेट इसीलिए कहा गया है नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, नेट का मतलब होता है एक्चुअल। अब मेरी बात को बहुत गौर फरमाइएगा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है NFIA में। मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम, मैंने कहा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो लोग जो इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं, और अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में हमें ऐड करना होगा NFIA। NFIA क्या होता है? NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट लग गया किसी भी चीज के आगे, यानी कि एक्चुअल में कितना पैसा हमें अब्रॉड से मिला। क्यों एक्चुअल में? एक्चुअल में क्यों? क्या इसका जवाब मुझे कोई देगा? प्राची आप बताएंगी क्या? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान से एक बार में सुनिए। रिया आप बताइए। चलिए प्राची, मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा क्वेश्चन रिपीट करने का। मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं क्वेश्चन मेरा क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, मतलब ये नेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टोटल सर। चुप एक्चुअल रहिए, वैल्यू। कौन बोल रहा है बीच में? प्राची आप बोलेंगी। चलिए सभी लोग म्यूट करिए। Sir, actual income we are receiving from abroad is the factor income received from abroad. मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों, कैसे? सर जो इनकम हमें रिसीव होती है अब्रॉड से, उसे नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं एंड वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। आप रिसीव करती हैं तो आप रह रही हैं वहां पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सुनिए ध्यान से, आप भारत की हैं, आप सऊदी अरब रह रही हैं और यहाँ पैसे भेज रही हैं, ठीक? वो हो गया फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, वो नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड नहीं हुआ। कलर दिख रहा है आपको बोर्ड पे? हाँ सर। सर आपने पूछा ना नेट का मतलब, तो मैंने मैं वैसे वही बताया। एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
आप प्राची रह रही हैं सऊदी अरब और वहां से पैसे कमा के इंडिया में भेज रही हैं, तो वो हुआ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। हाँ सर। सऊदी अरब का भी तो कोई बंदा यहाँ इंडिया रह रहा होगा और अपने घर पे पैसे भेज रहा होगा कि नहीं भेज रहा होगा? हाँ सर। तो माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कितना फैक्टर इनकम हमने पे किया अब्रॉड में, इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हमें मिलता है NFIA कि एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव हुआ है अब्रॉड से। भाई 10 रुपया हम तुमको दें और 15 रुपया तुम हमको दो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 5 रुपया ही तो तुम हमको दी एक्स्ट्रा। हाँ सर। ये तो नहीं ना कहोगी कि हम मास्टर साहब को 15 रुपया दिए हैं एक्स्ट्रा। हाँ सर। बात समझ रही हैं? हम्म, चलिए, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जब हमें जाना होता है तो हम ऐड करते हैं NFIA। नेशनल इनकम से जब हमें डोमेस्टिक इनकम पे आना होता है तो हम माइनस करते हैं NFIA। ठीक है। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब होगा सायरा? जब हम लोगों को जो बाहर से आया है फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होता है तब वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से नेगेटिव है जब पेड ज्यादा हो जाता है हमारे वहां से फॉरेन में और रिसीव लेस होता है। जीरो जब दोनों बराबर होता है रिसीव और पेमेंट। ठीक है। NFIA अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ये पता लगाना होगा कि किस किस तरह से आप पैसे कमाते हो बाहर, किस किस तरह से कमाते हो। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नौकरी करके, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दो, या कोई बिजनेस कर लो उससे पैसे कमाओगे बाहर, या तो आपका पास जो सेविंग है बाहर में वो भी आपकी क्या हो गई, एक कंपोनेंट हो गया NFIA का। ठीक है। नेट रिटेन्ड अर्निंग दैट इज सेविंग, रिटेन्ड अर्निंग। सारा यस सर। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि नेट रिटेन्ड अर्निंग, सेविंग, जो सेविंग होती है दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ NFIA। ओके। अगर आपको NFIA डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप इन तीन चीजों को ऐड करो, आपको NFIA मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इस तरह भी नहीं मिलता है तो क्वेश्चन में फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड रिसीव और पे को कर दीजिए माइनस प्लस, जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, तो उससे भी NFIA मिल जाएगा। ये हमारे थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं चाहता हूँ एक ऐसी क्लास हो जो रिवीजन की तरह से हो, एक अच्छी तरह से लाइक आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, कन्वर्जन का है, ये आ भी सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है, ये तो मेन चीज हो गई नेशनल इनकम से रिलेटेड। अब मैं आगे पूरा नेशनल इनकम नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको नेशनल इनकम पढ़ लीजिएगा। और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रिकॉशन सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सक्यूज मी। मैं एक एक लोगों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सायरा, रिया, प्राची सभी से पूछना चाहूंगा, रिधिमा, प्रियेशी, रिया, हमें इसके बाद कौन सा चैप्टर, ये तो हो गया, ये चैप्टर नेशनल इनकम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था या बेसिक मैक्रो का कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मनी बैंकिंग करना चाहिए कि इंडियन डेवलपमेंट देखना चाहिए? वोटिंग के बेसिस पे काम होगा आगे।
क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जामिनेशन है सबके पास में। बताइए रिया। सर हम कुछ भी जैसे अब अभी हम मैक्रो कर रहे हैं, तो हम मैक्रो को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, हमें दोनों देखना है 1.5 घंटे में अच्छा अगले। अच्छा। हाँ, तो सर तो अभी हमें क्या मनी करना चाहिए? बैंकिंग करते हैं, सायरा। आईडी ऑलरेडी कर रही थी तो। सर इसके बाद इंडियन इको करते हैं। इंडियन इको। प्रियेशी। सर इंडियन इको। प्राची। सर इंडियन इको। रिधिमा। इंडियन डेवलपमेंट। वाह, चलिए 4-1 से आप सभी जीत गए। मनी एंड बैंकिंग में आप लोगों को कोई इश्यू? बैंक पैसा कैसे कमाता है, या रिया वो कौन सा टॉपिक था भाई? ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के थ्रू, बैंक कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इंडियन डेवलपमेंट शुरू करते हैं। इंडियन डेवलपमेंट में जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इकोनॉमी में मैं कंप्लीटली आपको यहां बताना चाहूंगा क्या क्या है। इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, 3 सेक्टर्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इन तीनों की कंडीशन को हम पढ़ते हैं। क्या कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद और ब्रिटिशर्स के जाने के पहले। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि इंडिया एज अ कंट्री की क्या कंडीशन थी। ईव, ईव का मतलब होता है ठीक पहले, ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस के ठीक पहले, यानी कि इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के जाने के ठीक पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। ठीक है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जिसका और 2 ठो और नाम है, मैं हर चीज यहाँ बताऊंगा नहीं। ठीक है। आप मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसका नाम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है पहला। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तीसरा है तीसरा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। सेंट्रल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट सपोर्टिव रोल प्ले करती है, बस सेकेंडरी रोल। सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट के हाथ में होता है सब कुछ, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, फैक्ट्री किस चीज की लगेगी किस चीज की नहीं लगेगी, सब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। मिक्स्ड में दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है डिफरेंट डिफरेंट, जो हर कंट्री में फॉलो होता है। कहीं पे कैपिटलिस्ट होता है, कहीं पे सोशलिस्ट होता है, कहीं पे मिक्स्ड होता है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि उस एरिया के या उस कंट्री के लोग कैसे अपनी कमाएंगे, कैसे खाएंगे। लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्राइस रख सकते हैं किसी चीज का। ठीक है। वो अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट उनको रोकेगी नहीं। वो कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ भी प्राइस रख सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। इस टाइप की इकोनॉमी में अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। गरीबों को इसमें नहीं देखा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सिर्फ अमीरों के फायदे की काम होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के ठीक पहले। तो इस कंडीशन में हम 3 तरह से इसको पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन सभी को पता है कि बहुत खराब थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, जमीन इतनी बड़ी है और इसमें से सिर्फ 1 किलो जो है वो निकल रहा है, शुगर केन निकल रहा है। ठीक है। गन्ना सिर्फ 1 किलो निकल रहा है, जबकि यहाँ से 100 किलो गन्ना निकलना चाहिए था।
तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन नहीं था। प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था, पानी पहुंचाने की व्यवस्था। फार्मर्स हमारे बारिश पे टिके हुए थे, ठीक है। झगड़ा चलता रहता था। वेज का मतलब होता है झगड़ा चलता रहता था, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर का मतलब होता है फार्मर, फार्मर या कल्टीवेटर। वेज का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। ओनर जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या क्या ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमारा जो ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो बर्बाद हुआ। जमींदारी सिस्टम, सारा बताइए तो क्या था ये। सर इट वाज अ ट्रायंगुलर सिस्टम जहाँ पे सबसे टॉप में ब्रिटिशर्स होते थे, फिर जमींदार्स होते थे और फिर टिलर्स ऑफ सॉइल होते थे, मतलब पीजेंट्स। एंड इसमें फोर्स किया गवर्नमेंट, जमींदार्स को फोर्स करते थे, जमींदार्स पीजेंट्स को फोर्स करते थे टैक्स देने के लिए। एंड ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर्स का। ये दोनों मिले होते थे बेसिकली। इनके बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ये था जमींदारी सिस्टम जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हुआ। दूसरा कारण था फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन। पहले क्या होता था ना, दो तरीके की क्रॉपिंग होती है। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग दो तरीके से होता है, एक सबसिस्टेंस, एक कॉमर्शियल। मैंने उगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रियेशी की जमीन को मैंने उसके पिताजी से ले लिया है ना, और कहा भाई साहब मैं 10 किलो चावल उगाऊंगा तो मैं 2 किलो घर पे दे दूंगा, बाकी 8 किलो मैं यूज कर लूंगा, वही मेरा रेंट हो जाएगा। दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप मार्केट में यूज नहीं करते हो, बेचते नहीं हो, आप सिर्फ अपने खाने भरी का उगाते हो अपने जीवन को चलाने के लिए। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, मार्केट में बेचने के लिए उगाते हो। मैंने प्रियेशी के फादर से उनकी जमीन ले ली और कहा कि भाई साहब लीजिए, ₹1,00,000 साल का किराया और मैं इस पे खेती करूंगा। तो दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सो पहले के लोग कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं जानते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग जानते थे, बस खाने भरी का उगा लेते थे, चैन से रहते थे। बट ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो जो कलर करने के लिए यूज होता है क्लोथ्स को, इंडिगो ग्रो करो, कॉटन ग्रो करो, सो दैट ये दोनों चीजें वो अपने देश में एक्सपोर्ट कर सके और वहां पे शर्ट बन के यहाँ होल वर्ल्ड में उसको बेच सके और प्रॉफिट कमा सके। तो हमें इन्होंने फोर्स किया कि आप कमर्शियलाइजेशन करिए, यानी कि उगाइए जो भी उसको बेच दीजिए हमें, और बेचने के साथ साथ वो अपने रेट के मुताबिक जबरदस्ती बेचवा लेते थे। 20 रुपए का सामान है, 10 रुपए में ही कहते थे दे दो। एक तो जबरदस्ती कॉमर्शियलाइजेशन भी करवा रहे हैं, ऊपर से पूरा उसका प्रोडक्शन का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद और क्या इम्पैक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर को, पार्टीशन। उसके बाद मतलब ये ब्रिटिशर्स के बाद की कहानी है कि पार्टीशन भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट किया। मतलब पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, तो बहुत सारी कल्टीवेटेड लैंड उधर चली गई, अच्छी जो लैंड थी वो उधर चली गई। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब बहुत ज्यादा कभी क्रॉप पूरा खराब हो जाता था, पानी नहीं बरसता था, तो इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन थी, ठीक है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। याद रखिएगा, जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर की पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने लागू की थी। रिया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बताइए। सर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये थी कि सर जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, जो हम सामान इंपोर्ट करते थे, वो पहले तो सारा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में होता था, और जो भी हम इंपोर्ट करते थे वहाँ पे वो सब
जो है उस पे हमारे कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, और जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो वो हमें हैवी टैक्सेस से ब्रिटेन से एक्सपोर्ट करना पड़ता था, और कोई कंट्री के साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको। प्रियेशी, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? सर एक टाइप का पॉलिसी मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स ने मतलब कि जिन्होंने बनाया था इंडिया के लिए, जैसे जो जो टर्म्स जो रिया ने बताए कि एक्सपोर्ट करते समय मतलब कि कोई टैक्स नहीं लग रहा, इंपोर्ट करते समय टैक्स लग रहा है, और किस चीज का? ये कि ब्रिटिशर्स ने मतलब कि जो सामान जो रॉ मटेरियल जो जा रहा है, अब ब्रिटिशर तो वो फ्री में ले जा रहे हैं, और जब आ रहा है तो मतलब कि पैसे देना पड़ रहा क्या है। आ रहा है? सब फिनिश गुड्स। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कोशिश। तो उस चीज के लिए पैसे लगाना, और कहीं किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट ना करने देना सामान, हम्म। और तो इस टाइप के मतलब की पॉलिसीज बन, बनाए थे जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, मतलब कि ब्रिटिशर कुल मिला के सब अपना बेटा फायदे के लिए, कि डिस्क्रिमिनेटरी कहीं का बस। हिंदी बेटा डिस्क्रिमिनेटरी का हिंदी क्या होता है? सर शैल आई एक्सप्लेन दिस? नहीं, रुकिए भाई, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए 1 मिनट। बताइए भाई प्रियेशी, डिस्क्रिमिनेटरी का हिंदी क्या होता है? सर नहीं पता। बड़ी अचंभे वाली बात है। कुछ मतलब सर भेदभाव। पूछा गया है आपसे रिया? अभी सारा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे बेटा? एक को मना किया, अभी आप कूद गई बीच में। प्रियशी, आपको फील आ रहा था क्या डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब हो सकता है? लाइक कभी कभी हम बता नहीं पाते लेकिन हमें पता होता है। सर डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि लोग, सर मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं, वर्ड फील नहीं मैं पता मैं वही बता रहा बोलने। हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको फील आ रहा था कि हाँ पता है, मतलब एक्सप्लेन नहीं, बता नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, ऐसा नहीं कि आइडिया नहीं, आइडिया है। हम्म। चलिए, बड़ी मतलब कि अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेटरी के लोग जो, सर भेदभाव मैं बेटा, बता नहीं पा रही भेदभाव हूँ। भेदभाव क्या होता है? हाँ, भेदभाव। हाँ। चलिए सारा बताइए भाई, व्हाट वाज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? सर बेसिकली ये होता था, इंडिया से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, और वहाँ से फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे और उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। वेरएस अगर इंडियंस कुछ एक्सपोर्ट करते थे सो उस पर, और वो जो इंडियंस अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे और उस पर हैवी टैक्स लगता था। इंपोर्ट करने पे ऑफ कोर्स कोई टैक्स नहीं लगा जाता था, लेकिन बट सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा हो जाती थी तो कोई बाय नहीं करता था इंडियन प्रोडक्ट्स। मैं यही सुनना चाहता था। ये परफेक्ट आंसर है, इसमें और ऐड कर सकते हैं चीजें, है ना? लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, 5 में से 4 मार्क्स मिलने लायक। ठीक है ना? ऐसे ये परफेक्ट आंसर है एकदम। बताइए भाई प्राची, इसके बाद रिधिमा का टर्न है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बताइए प्राची। सर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा था, मतलब, और मतलब जब इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट किया जाता था तो उस पर हैवी टैक्सेस लगते थे, लेकिन भाई ब्रिटिश अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे तो उन पे टैक्सेस नहीं थे। बिल्कुल गलत, 0। क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्या चीज का इंपोर्ट। चलिए रिधिमा बताइए। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया बहुत मतलब अच्छा सोर्स है रॉ मटेरियल का, और मार्केट भी अच्छा है, तो रॉ मटेरियल्स
एक्सपोर्ट करने लग गए फ्री में, और जो फिनिश गुड्स आते थे वो भी एकदम फ्री में आते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रोडक्ट मार्केट में गेन करने चीप लग गए। चीप रेट में आने लगा वर्ल्ड में, लाइक इंडिया में। जी। और हम इंडियंस के मन से जहां सस्ता सामान दिखता है वहीं हम लोग देशभक्ति को किनारे रख देते हैं और वहीं सामान खरीदने लगते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दें, आपका दुश्मन लैपटॉप की दुकान खोल ले और आप उससे 100 ठो लैपटॉप लेके चले आइए ऑर्डर देके, तो जाहिर सी बात है आप उसको और पावरफुल बना रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स ने एक तो ये सब लागू कर दिया चालबाजी करके, और सामान हम लोग जब बन के शर्ट आ रही थी हमारे ही कॉटन से वो शर्ट बना के इंपोर्ट करा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस शर्ट का दाम बहुत कम हो जा रहा था, मशीन मेड था एक तो, और ऊपर से कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं था, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा था कि वो शर्ट का दाम गिर जा रहा था एकदम, इंडिया के शर्ट के मुकाबले, जो इंडियन शर्ट बना रहे थे अपने देश में रह के प्रोडक्शन कर रहे थे उसके मुकाबले। तो इंडिया वाले खुद लगे वो मशीन मेड प्रोडक्ट खरीदने, यानी कि ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट खुद ही इंडिया वाले लगे खरीदने अपने सामान को छोड़ के। जैसे बीच में चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर दिए थे उनके लाइट्स वाइट्स को वो करके, लाइक बहुत ज्यादा हम लोग खरीदते थे चाइनीज आइटम, खिलौने उलौने बहुत ज्यादा। आप लोग को शायद जानकारी है कि नहीं है पता नहीं, पिछले 10 साल से हमारी गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। बड़ी बड़ी करोड़ों के बिजनेसमैन खत्म हो गए क्योंकि चाइना से इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा रेयर कर दिया गया है पिछले 10 सालों में। सो ये होता है अपने दुश्मन की कमर तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल आप उसको इकोनॉमिकली उसको हिट करिए, ठीक है। सो वही हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में किया चाइना के साथ। अभी आपको इसीलिए लोकल टू वोकल मोदी जी कहते हैं, या ऐसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं। सो हम लोग अब अपने मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट उन्होंने करवाया था, है ना। सो वो चीज है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सक्सेस भी हमारी वजह से हुआ था कई कई बार, या कह सकते हैं उन्होंने ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। जाहिर सी बात है जब जीन्स बन के आने लगेगी तो धोती कौन पहनेगा। धोती पहले के जमाने के लोग पहनते थे, है ना। अब देखिए धोती का चलन भी खत्म हो गया, इतनी अच्छा हमारा, इतना स्ट्रांग वो बिकता था। मेरे खुद के वहाँ काफी, मैंने काफी साल पहले धोती की पूरी एक एक कमरा भरा रहता था धोती से, है ना। मैंने कपड़े के व्यवसाय को बहुत करीब से देख रहा हूँ, तो एक पूरा कमरा धोती से भरा रहता था। आज वो कमरा खाली है क्योंकि सभी लोग जींस पहनने लग गए, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग जो है वो धोती पहनते हैं। चेंज इन डिमांड हो गया जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। धोती हमारे वहीं बनेगा, इंग्लैंड वाले थोड़ी ना बनाएंगे अब। वो तो जीन्स बना दिए, वो तो हमारे कल्चर के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का अटैक कर दिए बहुत बुरी तरीके से। और कैसे हमारी इंडस्ट्री खत्म हुई ये कोई समझाएगा क्या? रिया आप बताएंगी ये डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स स्टेट्स। रिया मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताएंगी क्या आप? सर बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो राजाज और नवाब्स थे उन लोग का कंट्रोल ओवर अपनी एरिया पे इतना बहुत लंबा ज़्यादा। चौड़ा लिखेंगी कौन पढ़ेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। अगर मैं इवेलुएटर बैठूं आपकी कॉपी लेके, सीधा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो राजा महाराजा थे वो खत्म हो गए, वो जो चोगा वोगा पहनते थे, हाँ, वो जो वो ये सर पे पगड़ी वगड़ी पहनते थे वो नहीं पहनने लगे, तो जाहिर सी बात है जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई क्यों रहेगी, बनेगा क्यों? हमारा इसीलिए हाथों से बना हुआ सामान खराब हो गया। ओके। ठीक है, ये सब चीजें थी इसमें। और
फॉरेन ट्रेड पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस से ठीक पहले हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे फॉरेन ट्रेड पे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और कंपोजिशन ऑफ ट्रेड दोनों अपनी तरफ ही रखते थे। लाइक कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि कितना कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आप क्या चीज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। लाइक फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो कि रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या इंपोर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे हो कि इंटरमीडिएट गुड इंपोर्ट कर रहे हो। तो जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा था कि रॉ मटेरियल हम लोग को बाहर भेजना पड़ता था, जो एक बैकवर्डनेस का एक पिक्चर दिखाता है ना इंडिया के लिए। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ था, उन्होंने बंद कर दिया था, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करने देते थे। ठीक है, एंड दैट टू वी वेर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल इन द ब्रिटिश टाइम एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और वो भी अच्छा नहीं था। और उस केस में भी हमें फायदा होता था इंडिया को, लेकिन वो सब ब्रिटिशर्स खा जाते थे सारा पैसा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कर रखी थी, कंट्रोल कर रखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। और अगर कुछ सरप्लस पैसा भी बचता था एक्सपोर्ट करने पे, ब्रिटेन में भेजने पे, और ब्रिटेन से अगर जो थोड़ा मोड़ा पैसा भी बचता था, उसको वो लोग क्या करते थे, उसको वो लोग ये दिखा देते थे कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे उसको खा जाते थे। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है, डेमोग्राफिक कंडीशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन में आता है, एक मिनट रुकिएगा। डेमोग्राफिक कंडीशन सारा बताइए तो क्या है ये। तो बेसिकली वहाँ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताता है, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, और वहाँ डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। ब्रिटिश रूल के टाइम डेमोग्राफिक पे कंडीशन, ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिश पे रूल के टाइम। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि कैसा बर्थ रेट था, कैसा डेथ रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना कौन जिएगा वो कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो खत्म हो जाते हैं ना, तो उनको इसमें काउंट किया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना था, ये सब आता है उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। सभी लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान दें और जरा ये लाइन पढ़ें। सभी ने पढ़ लिया? यस सर। हाँ सर। सभी ने पढ़ लिया, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। हाँ यस सर। सर। जी। समझ में आ गया सबको क्या लिखा हुआ है?
यस सर। आप लोग बेवकूफ टाइप के हैं क्या एकदम? मैं एक से नहीं पूछ रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए तुरंत। हाँ सर, आप तो आपको बेवकूफ है क्या आप लोग एकदम? क्यों बोलते नहीं हाँ है? सर। आ हाँ गया। सर। जैसे एकदम जिद्दी पत्थर टाइप के हैं। एक बार में बोला नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब हो ही गया। क्या स्थिति थी, हाँ ये देख लीजिएगा कि बहुत पूरा हेल्थ कंडीशन टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही खराब स्थिति थी। बहुत ही ज्यादा हाई रेट, हाई डेथ रेट, पॉवर्टी, गरीबी वगैरह बहुत ज्यादा थी, ये सब चीजें थी, है ना, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन लोग कहाँ कहाँ किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब कि कौन लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, कितने परसेंटेज पे। 72% प्राइमरी सेक्टर में थे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन वो कहने को थे, बस कुछ काम धंधा नहीं था वहां पे, है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेचारे कुछ काम नहीं कर पाते थे, है ना। उनके पास बस कहने को थे, पारिवारिक का छोटा सा टुकड़ा जमीन का था, उसी पे सब लोग काम कर रहे थे, है ना। और बाकी कुछ परसेंटेज सेकेंडरी सेक्टर में थे, से 10%। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रीज सेक्टर कहते हैं, बिजनेसमैन या इंडस्ट्री। टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन टाइप का। अगर हम बात करें कि कैसा था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उसमें आप लोग आंसर देंगे कि ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी उसमें। प्राइमरी सेक्टर बहुत हाई था, वो भी बस कहने को। सेकेंडरी सेक्टर उससे कम, टर्शरी उससे कम, ठीक है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होता है जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर सब बराबर हो, अप्रॉक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिशर रूल के टाइम पे? इन्होंने अपने अच्छे के लिए सारी चीजें, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वैसी चीजें जो आपको बिल्डिंग, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने अस्पताल बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दी अस्पताल की, अपने गांव के लोगों का भला करने के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं कुछ खड़ा कराया किया है, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? जो चीजें मैं पैसे कमाने के लिए किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्कूल खोल दिया प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए सब काम किया। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, ठीक है। इन सब चीजों का उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मॉनेटरी सिस्टम लाए वो एक्सचेंज का, हमें कॉमर्शियलाइज, ये तो उनके फायदा, कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया। कंक्लूजन इस चैप्टर में ये है कि ब्रिटिशर्स के आने का कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, ठीक है। ये आप अपने स्वयं की बुद्धि के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लाइक आपको क्या लगता है नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, ठीक है। इसमें मैं कुछ कहूंगा नहीं। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, अच्छा, नहीं हमने ध्यान नहीं दे पाए हम। इंस्टॉल किए थे, अपडेट किए हैं। अभी और देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलाइए, देखिए। हाँ, हम्म मेरी बात मानेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आराम से अपने हिसाब से लिखिएगा, बहुत ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस अप टू द मार्क लिखिएगा। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 नहीं है ये, मतलब अब मैं बता रहा हूँ आप लोग को।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। ये तो कहानी थी कि इंडिपेंडेंस तक। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 तरह की इकोनॉमी होती है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है सभी को पता है। रिधिमा जरा ये पढ़िए तो 23 से। यहाँ पे क्या लिखा है, मनी से लेके इंग्लिश में जो लिखा है। Money value of all the final goods and services produced in an accounting year in a country is termed as GDP. कितने पैसे का सामान बना एक साल में, दैट इज जीडीपी। पर कैपिटा इनकम पढ़िए बेटा। The average income earned by a person in a year in a country is known as per capita income. कितना पैसा एक आदमी ऑन एन एवरेज कमाया किसी कंट्री में। सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। जरा ये लाइन ये पढ़िए तो। पढ़ लिया। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्लियर है सभी को। यस सर। हाँ सर। Yes. ओके। आप लोग को जैसे लगता है बोलने में भी कुछ लोगों को जोर आता है एकदम। सिस्टम अडॉप्टेड बाय इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया, ये तो पूरा तो नहीं बता सकता, बट कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, बाकी आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जरूर देख लीजिएगा। कैपिटलिस्ट,
सोशलिस्ट, इस नोट्स में सब है, जिसके पास ना हो वो मांग सकता है मुझसे। मिक्स्ड, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। 1950 से लेके 1990 तक की एक स्टोरी है एलपीक्यू की, लाइसेंसिंग, परमिट, कोटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में है। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, आजादी मिलने के बाद, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर सेक्टर का था, यानी कि 1951 से लेके 1956 तक का। सभी 5 ईयर प्लान में ये बात याद रखिएगा, एक कॉमन गोल था। सभी 5 ईयर प्लान का एक कॉमन गोल था, सेल्फ सफिशिएंसी का, सेल्फ सफिशिएंट होने का इन फ्रूट ग्रेन्स, फ्रूट नहीं, फूड ग्रेन्स। आटा दाल चावल हम खुद अपने वहां उगाएं, अपने वहां खाएं, किसी से भीख ना मांगना पड़े। ये कॉमन गोल था, अपार्ट फ्रॉम स्पेशल गोल। जैसे पहला 1951 से 56 तक एग्रीकल्चर सेक्टर का था ना, कि हमें इसको इंप्रूव करना है, लेकिन उसमें भी एक कॉमन गोल था सेल्फ सफिशिएंसी का इन फूड ग्रेन्स, कि हम इतना कमा लें, इतना उगा लें कि अपने साथी बंधु सबको खिला पाए, इंडिया के जनता को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस किए गए, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या चेंजेस किए गए, फाइनेंशियल क्या क्या चेंजेस किए गए, आरबीआई को रेगुलेटरी बॉडी से फैसिलिटेटिव बॉडी बनाना। फॉर एग्जांपल, पहले पापा जो आरबीआई है सभी बैंकों का, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, गवर्नमेंट ने बना रखा था, रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा हावी था। बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, उसको फैसिलिटेटर बना दिया, फैसिलिटी देने वाला बना दिया, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आया वो इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, लाइए अब मैं जरा क्वेश्चन से खोल लेता हूं। इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों लाना पड़ा। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी, इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी, ये आने का चांसेस बहुत है। इसमें दो चीजें बस आप लिख देंगे तो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा, कि हमने, गवर्नमेंट ने हमारी डिसाइड किया एक्सपोर्ट प्रमोशन का और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, यानी कि हम इंपोर्ट का कोई जुगाड़ खोजेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, किसी कंट्री से नहीं मंगाएंगे कुछ भी। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से मंगाना, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है उसके सब्सटीट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव खोजना, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल में भी था और फॉरेन ट्रेड में आएगा, ये दोनों में आएगा, याद रखिएगा ये टॉपिक। इंडस्ट्रीज में इसलिए आएगा क्योंकि ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री मजबूत हो, जो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं अपने इंडिया में वो मजबूत हो, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन हम लोग कर नहीं सकते थे। अगर बाहर वालों को हम बोल देते कि आके हमारे वहां फैक्ट्री लगाओ, तो वो हमारी हालत खराब कर देते, हमारा बिजनेस खराब कर देते, फिर से वही कहानी हो जाती, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, एलपीजी की। हाई, इसका दो कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। कोई अदर वैलिड भी है तो आप दे सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ है सारी चीजें, वहां से पढ़ के दे सकते हो। बस क्वेश्चन देखिए किस तरह के आ सकते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ स्टेबिलिटी, ये सारा जरा ये पढ़िए तो तेज से, बी वाला क्वेश्चन। Government introduced a set of stabilization and structural reforms to solve the economic crisis
State the key initiatives and objectives of these policies adopted by the Government of India. In response to the economic crisis, answer. The Government of India initiated a set of stabilization measures like reduction in fiscal deficit, containment of growth in money supply, etc. Second, structural reforms such as industrial delicensing, deregulation of financial sector, etc. The key objective of such policies was to bring the growth of aggregate demand in line with long-term growth path of the economy. जिसका भी आसपास टेस्ट है परसों है, जैसे प्रियशी का इकोनॉमिक्स का टेस्ट, प्रियशी बहुत टाइम है, टॉप कर सकती हैं कभी भी, लास्ट डे को भी कम मत समझिएगा। रास्ता पता होना जरूरी है, बस मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हैं। किसी के सिलेबस में हाफ ईयरली में वो भी आ रहा है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नो सर। किसी के हाफ ईयरली के सिलेबस में यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है क्या? नो सर। नहीं। रिधिमा? जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपके हाफ ईयरली में? मेरे हाफ ईयरली नहीं है अभी। मैंने ये पूछा ही नहीं अभी, आपको मिला नहीं है क्या शेड्यूल, मतलब वो सिलेबस? मेरे अक्टूबर में पेपर है। ओके, रिलैक्स करिए तब। कंपेयर द इंडिया, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग के उसमें भी है शायद ये चैप्टर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मैं भूल गया था इसके बारे में। ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बर्निंग टॉपिक है ये हमेशा से। जरा ये 30 वाला क्वेश्चन पढ़िए भाई, कौन पढ़ेगा? प्रियेशी जरा पढ़िए तो। सर वो एक्चुअली स्क्रीन सही से आ नहीं रहा है, मतलब कि बहुत रुक रुक के आ रहा है। जिसके पे आ रहा हो वो पढ़ो भैया। Discuss any two merits and demerits of green revolution in the agricultural sector in the Indian economy. Merits are: green revolution enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. This led to the creation of buffer stocks in India. Second, the farmers' income बफर increase स्टॉक बहुत sustainably. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ठीक है, The पढ़िए। farmers' income increased substantially due to increase in marketed surplus. Demerits are: as the HIV technology was easily accessible to big farmers, it increased the disparities of income between big and small farmers. And second, the HIV crops were more prone to pest attacks. देखिए HYV सीड्स का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हुए 1951 में, जब एग्रीकल्चर के लिए काम शुरू किया गया इसको इम्प्रूव करने का एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो टेक्निकल रिफॉर्म के तहत HYV सीड्स का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सीड डालिए मिट्टी में और बहुत ज्यादा आउटपुट देगा ये, लेकिन इसका नुकसान भी था बहुत ज्यादा, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे, महंगा होता था थोड़ा, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे इम्पैक्ट थे, ये स्पेशली कुछ ही सेक्टर्स, कुछ ही एरिया में ये इम्पैक्ट किया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है।
स्टेप्स टेकन क्या है भाई? स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द recently the government of India has taken numerous steps towards the increasing the farmers income through agriculture diversification. वो जो लॉ कैंसिल किया था मोदी जी ने, उससे भी रिलेटेड हल्का सा देख लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं है, आएगा नहीं उतना डीप. Recently the government of India has taken numerous steps. प्राची जरा ये पढ़िए तो, फार्मर्स की इनकम Recently, के लिए. हाँ. recently the government of India has taken numerous steps towards increasing the farmers' income through agricultural diversification. In light of the above statement, explain any two advantages of diversification in agriculture. Agriculture diversification helps in increasing farmers' income as there is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. Diversification reduces the risk from the agricultural sector. It also provides sustainable livelihood options to the rural people. Second point, expansion into other sectors provides supplementary gainful employment during the off-season period. देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, इन द सेंस कि थोड़ा सा आंसर सेम है, सेम चीजें हैं, बस उसको लिखने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए. लाइक ये वाला है, एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इंडिया. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजन फॉर सपोर्ट ऑफ आंसर. साफ साफ मेंशन भी है. एनी अदर वैलिड पॉइंट टू बी अलॉटेड मार्क्स? Sir, can you please send Indian economic के questions? हाँ हाँ. हाँ सर, इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन. ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रियशी आपका है कंपैरिजन वाला? कौन सा? कंपैरिजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर, लास्ट वाला. किसमें? आईडी में? हाँ हाँ, जो ये आने वाला. नहीं. अच्छा. सर थोड़ा सा केस स्टडी बता दीजिए सर, केस स्टडी बहुत दिक्कत करता है. ये क्या है? कहाँ गया? After join the family businesses, comment upon the employment status. अरे ये देखिए, ये बेटा, ये बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन है. इसको तो एकदम हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसी टाइप का केस स्टडी आता है. आप सभी को मैंने किसको किसको बताया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सभी को बताया है? Yes, sir. बाकियों को नहीं बताया है. आप लोग ना, मतलब हाँ या ना कुछ बोल दीजिए, नहीं तो भगा दूंगा अभी सबको क्लास से. नहीं सर. रिया, आपको क्या एक बार में क्यों नहीं बोली निकल रही है आप लोग के? प्राची. वो सर नहीं बताया मुझे. बेटे प्राची, हाँ सर. क्या कारण है कि हमें आपको बार बार बताना, बोलना पड़ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ, अभी पहली बार आवाज आई है दोबारा तिबारा बोलने पे. सर पता नहीं, मैंने तो बोला था. म्यूट करके बोलेंगी तो कहाँ से आवाज पहुंचेगी हमारे तक? सर मैं करा था. रिधिमा, रिधिमा बेटा सो गई क्या? नहीं. नहीं तो 4 बार हम बोले कि रिधिमा बोलो, रिधिमा बोलो. बोल दिया करिए बेटा, क्यों गुस्सा दिलाने वाला काम करती हैं? ये केस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फैमिली बिजनेस है,
वहां पे चलिए प्रियेशी ने पूछा है प्रियेशी ने पूछा है कि भाई केस स्टडी बता दीजिए। अब प्रियेशी के ऊपर एक तो एग्जांपल लेते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एशियो इलेक्ट्रिकल्स, उसमें ऑलरेडी प्रियेशी की बड़ी बहन, प्रियेशी का कोई भाई, प्रियेशी के 2-4 ठो और फैमिली मेंबर, सब लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं एशियो इलेक्ट्रिकल कंपनी में, ठीक है। अब बढ़िया प्रियेशी एमबीए वगैरह करके आई, सब लोग अपना अपना काम यहां अच्छे से कर रहे हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, दीदी भैया सब। अब प्रियेशी दूसरे कंपनी में सोची झूठ में इतना मेहनत करना पड़ेगा, भाग चलो अपनी खुद की कंपनी है, वहीं जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब बढ़िया प्रियेशी एमबीए वगैरह करके आई, क्या की कि यहाँ जरूरत नहीं थी उस कंपनी में इनकी, लेकिन ये क्या की, कहीं हम तो यहीं काम करेंगे अपनी कंपनी में, और इन्होंने अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन इंस्टेंटली तुरंत कोई आउटपुट एक्स्ट्रा जनरेट नहीं कर पाई उस कंपनी के लिए। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपकी जरूरत नहीं थी लेकिन एज अ एक्स्ट्रा पर्सन फैमिली बिजनेस में आप एम्प्लॉयड हो गए, आपकी फैमिली का बिजनेस था इस वजह से। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर यही होगा। अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्गाइज्ड। मेरे कहने का मतलब है कि जो केस स्टडी है वो आंसर बेस्ट आंसर मांगता है। आंसर क्या होगा ये डिफरेंट चीज है, आप लिखी क्या है वो डिफरेंट चीज है। अब जरा आंसर पढ़िए, प्रियेशी आप ही पढ़िए जरा आंसर। ये रहा। अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं अभी? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। एग्जाम्पल अच्छा लगा मिस्टर बेटा ऋषि। प्रियेशी? नहीं सर, लेकिन मेरा इरादा नहीं कि अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करूं। अच्छा चलिए। हाँ, तो सर आंसर, मिस्टर ऋषि cannot be considered as an employed person as he is discussedly unemployed. Discussed employment refers to a situation when the person seems to be employed but it is not contributing to the output, that is his marginal productivity is zero. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब कि एक प्रियेशी के आने से क्या इंपैक्ट पड़ा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कैसा लगा आपको ये समझाने का तरीका, एक एग्जांपल? ये आपको परफेक्ट समझ में आया सभी को? यस यस सर। जी हाँ सर। प्रियेशी प्रियेशी को दुख हो रहा है मुझे लग रहा है, इसीलिए बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। बोलिए भाई प्रियेशी, एग्जांपल एग्जांपल तो चलता रहता नहीं है। सर, नहीं सर, समझ में आ गया, आ गया। चलिए, केस स्टडी इस टाइप के भी आते हैं। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं स्टिकी नोट्स बना के अपनी दीवार पे लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं जो वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल ये रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आपको केस स्टडी सॉल्व करने से रोक नहीं सकता। स्पेशली केस स्टडी पढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफियत है। इसके बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखते ही, देखिए मुझे आंसर नहीं पता था, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से कभी नहीं देखा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हम कहें कि प्रियेशी बहुत ज्यादा जो है
हंसमुख बच्ची नहीं है, हमेशा मुंह पे 12 बजा रहता है। 12 बजने का मतलब कि इसका मूड खराब रहता है हमेशा 24/7। अब ये बात अगर हम आप सभी ने अगर प्रियेशी को देख लिया, तो अगर मैं ये कहूं एक ऐसी बच्ची है जिसके मुंह पे हमेशा 12 बजा रहता है, उसका मूड 24/7 खराब रहता है, यानी कि 24 घंटा सातों दिन, है ना? तो ये आप लोग तुरंत शोर मचाएंगे। आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा आंसर? प्रियशी। हाँ, आंसर सभी लोग बताइए भाई। प्रियशी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट जानना किसी को। अगर आपने प्रियशी को जान गई आप, तो आप तुरंत आंसर दे देंगी। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। बेटा प्रियशी, हाँ सर। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। हाँ। तो मैं बार बार कहूंगा केस स्टडी के लिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, फोकस मत करिए उस पे। इन द लेट 1990 इंडियन एक्सपीरियंस व्हाट गिवर ये आफ्टर इंट्रोडक्शन। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ये वाला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए तो, सेकंड पार्ट। अच्छा, एक और चीज, कल मैंने किसी को बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू में आता है हमेशा। एक कार्वी कमिटी है, कार्वी, मैं स्पेलिंग साथ काव्या नहीं, कार्वी है, कार्वी है, हाँ कार्वी है, CNKARVI, कार्वी कमिटी है, जिसने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में काफी कुछ किया था, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या फायदा होता है वो जरूर देख लीजिएगा। नए इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने की जरूरत क्यों पड़ी वो देख लीजिएगा। मैंने ये क्वेश्चन दिखाया है आपको, ये रहा, ये रहा। और मैं फिर कहूंगा, आलतू फालतू मत लिख के आइएगा, अब तो दिमाग लिख के आएगा। और मास्टर अगर कहें स्कूल वाले लिखने के बावजूद कि ये नहीं लिखी वो नहीं लिखी, तो उनको ले जाके यही दिखा दीजिएगा, मास्टर साहब ये देख लीजिए, ऐसे ही लिखने को CBSE बोर्ड का ही है भाई। मत दिखाइएगा, कहेंगे मास्टर साहब कहां से आप पा गए। चलिए, समझ में आया सभी को यहां तक? यस सर। यस सर। हाँ जी। हाँ सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।